तो अब हम जानते हैं कि करड़ी के प्रकार में करड़ी शुद्ध और मिश्रित करड़ी कैसे हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे करड़ी में 7, करड़ी में 6, ये 2 हैं, तो ये एक शुद्ध करड़ी है। √7 एक शुद्ध करड़ी है। लेकिन जब हम 6 की बात करते हैं तो 2/3 6, 2 गुणे 3, इसको हम करड़ी में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो ये दोनों ही शुद्ध करड़ी हैं। लेकिन यदि कुछ इस प्रकार की करड़ी हमें दिखाई पड़े कि जैसे हमारे पास अगर कहीं पे लिखा हो 3√4, 3√4 का मतलब कि ये सीधा सीधा हमें दर्शाता है 36 को। यानी 36 अगर कहीं पे है √36, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 3√4। अब इसमें भी आप देखेंगे तो √4 2 को देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 गुणे 2 यानी 6, इसकी वैल्यू 6 आ जाती है। तो जब ये 6 हो गया तो 6 परिमेय संख्या है। इसका मतलब √36 क्या है, कोई करड़ी नहीं है, ये करड़ी है ही नहीं। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 5√3, इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 75 को प्रदर्शित कर रहा है। 75 को कैसे प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये 5 जब अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा और 25 का गुणा हम 3 में करेंगे तो ये 75 को दर्शाता है। तो इसलिए ये √75 की जो वैल्यू निकल के आती है वो 5√3 के फॉर्म में निकलती है। जहाँ पे 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में करड़ी में जो 3 है ये करड़ी वाला पद है। क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये पूरा का पूरा पद एक करड़ी का पद है। अब चूंकि करड़ी में ना तो ये करड़ी में ही है पूरी तरीके से, ना तो ये परिमेय संख्याओं में ही है, तो चूंकि इससे करड़ी जुड़ी हुई है इसलिए ये करड़ी के श्रेणी में रखा गया है। तो करड़ी में भी ये कैसी करड़ी है, ये मिश्रित करड़ी है। और शुद्ध करड़ी कौन सी होती है, शुद्ध करड़ी में केवल और केवल कुछ इस प्रकार के करड़ी हमको देखने को मिलती हैं, जैसे ये √2, √7, √3, √5। इस प्रकार से अगर हमको करड़ी देखने को मिलती है तो ये सभी शुद्ध करड़ी कहलाती हैं। शुद्ध अर्थात वे केवल करड़ी के पद में ही हों, उनके साथ कोई परिमेय संख्या न जुड़ी हो, यानी उनका गुणनफल ना हो, ना तो योगफल हो, तो ऐसी करड़ी शुद्ध करड़ी कहलाती हैं। अब दूसरी करड़ी है मिश्रित करड़ी। क्योंकि मिश्रित करड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण है उसमें। किसका मिश्रण है, मिश्रित करड़ी में मिश्रण है किसका किसका, करड़ी का मिश्रण है, दूसरा नॉन करड़ी का मिश्रण है। नॉन करड़ी का मतलब परिमेय संख्याओं का मिश्रण है, जैसे 5 धन करड़ी में 3, ये करड़ी का पद है। तो इसमें इस प्रकार की करड़ी अशुद्ध करड़ी है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इसलिए ये अशुद्ध करड़ी है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3√2। इसका मतलब अगर कहीं करड़ी पे लिखा है करड़ी के अंदर 18, तो 18 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो यही आएगा 3√2। अब चूंकि √2 लगा हुआ है, करड़ी वाला पद है, तो ये क्या है, करड़ी है। करड़ी में भी कैसी करड़ी है, शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध करड़ी है, यानी मिश्रित करड़ी है। इसमें दोनों रूपों का प्रदर्शन यानी दर्शन होता है, परिमेय का भी और इधर करड़ी का भी, इसलिए ये मिश्रित करड़ी है। अब मिश्रित करड़ी को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक होता है एक समान करड़ी, दूसरा होता है असमान करड़ी। एक समान करड़ी कौन सी होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे समान रूप से करड़ी के अंदर की संख्याएं हों। दूसरा असमान करड़ी, यानी करड़ी के अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं वो असमान रूप से विस्तृत हों। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3√2, 5√2, ये 2 एग्जांपल, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक समान करड़ी है। दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं
तो इसमें हम देखते हैं कि करड़ी के अंदर भले ही बाहर का भाग समान हो, लेकिन करड़ी के अंदर का भाग अलग होना चाहिए। जैसे 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये करड़ी वाला भाग असमान है, लेकिन यहाँ जो करड़ी वाला पद है वो समान है। तो इस प्रकार की जितनी भी करड़ी होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक समान करड़ी कहलाएंगी। और इस तरीके की जितनी भी करड़ी होंगी वो क्या कहलाएंगी, असमान करड़ी कहलाती हैं। इस प्रकार से करड़ी में बाकी चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है। जैसे करड़ी की कोटि क्या होती है, कोटि का मतलब होता है क्रम, ऑर्डर। किसी करड़ी का ऑर्डर उस करड़ी के ऊपर, जैसे ये करड़ी है तो यहाँ पे ये जो वर्गमूल लिखा होता है, ये घनमूल लिखा होता है, ये चतुर्थ मूल लिखा होता है, तो ये सारी संख्याएं ही उस करड़ी के ऑर्डर को प्रदर्शित करती हैं। दूसरे रूप में देखें तो जैसे अगर कोई संख्या हमारे पास है करड़ी में 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 1/2। तो इसलिए ये जो हमारी करड़ी हो गई इसका क्रम 2 है, क्योंकि हमको पता है कि ये वर्गमूल है। वर्गमूल होने के कारण यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। इसका दूसरा रूप होता है कि इसको हम सामान्य रूप में 7 की घात 1/2 के रूप में लिखते हैं। तो यही जो 2 है ऑर्डर, यहाँ पे इसके घात के हर में प्रदर्शित हो जाता है। तो सामान्य रूप से अगर करड़ी का कोई भी पद हो तो उसके घातांक के रूप में अगर हम उसको परिवर्तित करते हैं तो घात का हर ही उस करड़ी का क्रम कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसी प्रकार से करड़ी का संयुग्मी निकालते हैं। संयुग्मी का अर्थ है यहाँ पे कि अगर किसी दी गई करड़ी में करड़ी वाला पद धनात्मक है तो उसका जो संयुग्मी होगा, जैसे यहाँ पे करड़ी में 2 है, 3 धन करड़ी में 2, तो इसका संयुग्मी हमेशा इस करड़ी वाले पद का अपोजिट हो जाता है, परिवर्तित रूप हो जाता है। तो यानी ये हमारा हो जाता है 3 माइनस करड़ी √2। ये इसका संयुग्मी है। इसकी विशेष चर्चा, विस्तृत चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ऐसे ही किसी करड़ी के बराबर होने की शर्त भी हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास 2 करड़ी है a प्लस √b और ये किसी दूसरी करड़ी से बराबर है यानी c प्लस √d, तो ऐसी स्थिति में जब a बराबर c हो और b बराबर d हो तो ये दोनों करड़ी आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी ये परिमेय वाला पद आपस में बराबर हो, करड़ी के अंदर का जो पद है b और d ये आपस में बराबर हों, यानी a बराबर c, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए a बराबर c। तो ऐसी स्थिति में 2 करड़ी बराबर हो जाती हैं। ऐसे ही करड़ी के हर का हम परिमेयीकरण भी करते हैं और इस रूप के करड़ी का सूत्र भी हमने बताया हुआ है। तो आज हमको जो पढ़ना है वो करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में पढ़ना है। चूँकि हम जानते हैं करड़ी क्या होती है, करड़ी का मतलब हमको पता है, उसकी परिभाषा हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है करड़ी में लिखी है तो ज़रूरी नहीं कि वो करड़ी ही हो, वो डिपेंड करता है उसकी मान पे। अगर उसका मान, उसका परिणाम परिमेय संख्या के रूप में मिलता है तो वो हमारी करड़ी नहीं होगी। जैसे करड़ी में 4 उदाहरण के रूप में हमने देखा, तो करड़ी के रूप में तो है लेकिन ये करड़ी है नहीं, क्योंकि इसका मान 2 हो जाता है। लेकिन जब करड़ी में 2 की बात हम करते हैं, करड़ी में 5 की बात करते हैं, तो इसका मान कभी भी परिमेय संख्या यानी पूर्णांक प्रकृत संख्या के रूप में नहीं आता, तो इसको हम करड़ी के रूप में जानते हैं। अब इससे संबंधित सूत्रों को हम पढ़ते हैं। चूँकि करड़ी घातांक का ही सेक्शन है तो करड़ी घातांक के नियम को फॉलो करता है, घातांक के नियम से संतुष्ट होता है। तो हम जानते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं। पहला नियम इसका कहता है कि यदि a की घात n हो और ये y के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में जब a की घात को हम ट्रांसफ़र करते हैं y की तरफ, तो ये y की घात 1/n के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की घात 2 बराबर 4, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, ये सबको पता है। लेकिन 2 4 के बराबर कब होगा, जब इसकी घात 4 के ऊपर जाके 1/2 के रूप में प्रदर्शित होने लगे, तो ये 2 के बराबर हो जाता है।
कहने का मतलब है कि ये तब बराबर होता है 2 4 के, जब 2 की घात 4 की घात में परिवर्तित हो जाए, लेकिन वो भिन्नात्मक रूप में, ठीक, यानी 1/2 के रूप में। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 4 बराबर 2। ये हमको पहले से ही पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी ये इस सूत्र को संतुष्ट कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि हमारे पास a की घात x हो और दूसरी तरफ b हो, b की घात y हो, तो ऐसी स्थिति में a का मान सदैव b की घात y/x के रूप में होगा। यानी पहले नियम से हमको पता है कि जब भी करड़ी क्या करेगी, जब भी कोई भी पद अपनी घात का दूसरी दिशा में दूसरे पक्ष में रूपांतरण करता है। तो अब हम जानते हैं कि करड़ी के प्रकार में करड़ी शुद्ध और मिश्रित करड़ी कैसे हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे करड़ी में 7, करड़ी में 6, ये 2 हैं, तो ये एक शुद्ध करड़ी है। √7 एक शुद्ध करड़ी है। लेकिन जब हम 6 की बात करते हैं तो 2/3 6, 2 × 3, इसको हम करड़ी में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √2 × √3। तो ये दोनों ही शुद्ध करड़ी हैं। लेकिन यदि कुछ इस प्रकार की करड़ी हमें दिखाई पड़े कि जैसे हमारे पास अगर कहीं पे लिखा हो 3√4, 3√4 का मतलब कि ये सीधा सीधा हमें दर्शाता है 36 को, यानी 36 अगर कहीं पे है √36, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3√4। अब इसमें भी आप देखेंगे तो √4 2 को देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 × 2 यानी 6, इसकी वैल्यू 6 आ जाती है। तो जब ये 6 हो गया तो 6 परिमेय संख्या है। इसका मतलब √36 क्या है, कोई करड़ी नहीं है, ये करड़ी है ही नहीं। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 5√3, इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 75 को प्रदर्शित कर रहा है। 75 को कैसे प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये 5 जब अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा और 25 का गुणा हम 3 में करेंगे तो ये 75 को दर्शाता है। तो इसलिए ये √75 की जो वैल्यू निकल के आती है वो 5√3 के फॉर्म में निकलती है, जहाँ पे 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में करड़ी में जो 3 है ये करड़ी वाला पद है। क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये पूरा का पूरा पद एक करड़ी का पद है। अब चूंकि करड़ी में ना तो ये करड़ी में ही है पूरी तरीके से, ना तो ये परिमेय संख्याओं में ही है, तो चूंकि इससे करड़ी जुड़ी हुई है इसलिए ये करड़ी के श्रेणी में रखा गया है। तो करड़ी में भी ये कैसी करड़ी है, ये मिश्रित करड़ी है। और शुद्ध करड़ी कौन सी होती है, शुद्ध करड़ी में केवल और केवल कुछ इस प्रकार के करड़ी हमको देखने को मिलती हैं, जैसे ये √2, √7, √3, √5। इस प्रकार से अगर हमको करड़ी देखने को मिलती है तो ये सभी शुद्ध करड़ी कहलाती हैं। शुद्ध अर्थात वे केवल करड़ी के पद में ही हों, उनके साथ कोई परिमेय संख्या न जुड़ी हो, यानी उनका गुणनफल ना हो, ना तो योगफल हो, तो ऐसी करड़ी शुद्ध करड़ी कहलाती हैं। अब दूसरी करड़ी है मिश्रित करड़ी। क्योंकि मिश्रित करड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रण है उसमें। किसका मिश्रण है, मिश्रित करड़ी में मिश्रण है किसका किसका, करड़ी का मिश्रण है, दूसरा नॉन करड़ी का मिश्रण है। नॉन करड़ी का मतलब परिमेय संख्याओं का मिश्रण है, जैसे 5 धन करड़ी में 3, ये करड़ी का पद है। तो इसमें इस प्रकार की करड़ी अशुद्ध करड़ी है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इसलिए ये अशुद्ध करड़ी है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3√2। इसका मतलब अगर कहीं करड़ी पे लिखा है करड़ी के अंदर 18,
तो 18 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो यही आएगा 3√2। अब चूंकि √2 लगा हुआ है, करड़ी वाला पद है, तो ये क्या है, करड़ी है। करड़ी में भी कैसी करड़ी है, शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध करड़ी है, यानी मिश्रित करड़ी है। इसमें दोनों रूपों का प्रदर्शन यानी दर्शन होता है, परिमेय का भी और इधर करड़ी का भी, इसलिए ये मिश्रित करड़ी है। अब मिश्रित करड़ी को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है एक समान करड़ी, दूसरा होता है असमान करड़ी। एक समान करड़ी कौन सी होती है? नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे समान रूप से करड़ी के अंदर की संख्याएं हों। दूसरा असमान करड़ी, यानी करड़ी के अंदर की जितनी भी संख्याएं हैं वो असमान रूप से विस्तृत हों। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3√2, 5√2, ये दो एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, ये हमारी एक समान करड़ी है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि करड़ी के अंदर भले ही बाहर का भाग समान हो, लेकिन करड़ी के अंदर का भाग अलग होना चाहिए। जैसे 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये करड़ी वाला भाग असमान है, लेकिन यहाँ जो करड़ी वाला पद है वो समान है। तो इस प्रकार की जितनी भी करड़ी होंगी वो क्या कहलाएंगी, एक समान करड़ी कहलाएंगी, और इस तरीके की जितनी भी करड़ी होंगी वो क्या कहलाएंगी, असमान करड़ी कहलाती हैं। इस प्रकार से करड़ी में बाकी चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है। जैसे करड़ी की कोटि क्या होती है, कोटि का मतलब होता है क्रम, ऑर्डर। किसी करड़ी का ऑर्डर उस करड़ी के ऊपर, जैसे ये करड़ी है तो यहाँ पे ये जो वर्गमूल लिखा होता है, ये घनमूल लिखा होता है, ये चतुर्थ मूल लिखा होता है, तो ये सारी संख्याएं ही उस करड़ी के ऑर्डर को प्रदर्शित करती हैं। दूसरे रूप में देखें तो जैसे अगर कोई संख्या हमारे पास है करड़ी में 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 1/2। तो इसलिए ये जो हमारी करड़ी हो गई इसका क्रम 2 है, क्योंकि हमको पता है कि ये वर्गमूल है। वर्गमूल होने के कारण यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। इसका दूसरा रूप होता है कि इसको हम सामान्य रूप में 7 की घात 1/2 के रूप में लिखते हैं। तो यही जो 2 है ऑर्डर, यहाँ पे इसके घात के हर में प्रदर्शित हो जाता है। तो सामान्य रूप से अगर करड़ी का कोई भी पद हो तो उसके घातांक के रूप में अगर हम उसको परिवर्तित करते हैं तो घात का हर ही उस करड़ी का क्रम कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसी प्रकार से करड़ी का संयुग्मी निकालते हैं। संयुग्मी का अर्थ है यहाँ पे कि अगर किसी दी गई करड़ी में करड़ी वाला पद धनात्मक है तो उसका जो संयुग्मी होगा, जैसे यहाँ पे करड़ी में 2 है, 3 धन करड़ी में 2, तो इसका संयुग्मी हमेशा इस करड़ी वाले पद का अपोजिट हो जाता है, परिवर्तित रूप हो जाता है। तो यानी ये हमारा हो जाता है 3 - करड़ी √2। ये इसका संयुग्मी है। इसकी विशेष चर्चा, विस्तृत चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। ऐसे ही किसी करड़ी के बराबर होने की शर्त भी हमने पढ़ी है कि अगर हमारे पास 2 करड़ी है a + √b और ये किसी दूसरी करड़ी से बराबर है यानी c + √d, तो ऐसी स्थिति में जब a बराबर c हो और b बराबर d हो तो ये दोनों करड़ी आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी ये परिमेय वाला पद आपस में बराबर हो, करड़ी के अंदर का जो पद है b और d ये आपस में बराबर हों, यानी a बराबर c, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए a बराबर c। तो ऐसी स्थिति में 2 करड़ी बराबर हो जाती हैं। ऐसे ही करड़ी के हर का हम परिमेयीकरण भी करते हैं और इस रूप के करड़ी का सूत्र भी हमने बताया हुआ है। तो आज हमको जो पढ़ना है वो करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में पढ़ना है। चूँकि हम जानते हैं करड़ी क्या होती है, करड़ी का मतलब हमको पता है, उसकी परिभाषा हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है करड़ी में लिखी है तो ज़रूरी नहीं कि वो करड़ी ही हो, वो डिपेंड करता है उसकी मान पे। अगर उसका मान, उसका परिणाम परिमेय संख्या के रूप में मिलता है तो वो हमारी करड़ी नहीं होगी। जैसे करड़ी में 4 उदाहरण के रूप में हमने देखा, तो करड़ी के रूप में तो है लेकिन ये करड़ी है नहीं, क्योंकि इसका मान 2 हो जाता है। लेकिन
जब करड़ी में 2 की बात हम करते हैं, करड़ी में 5 की बात करते हैं, तो इसका मान कभी भी परिमेय संख्या यानी पूर्णांक प्रकृत संख्या के रूप में नहीं आता, तो इसको हम करड़ी के रूप में जानते हैं। अब इससे संबंधित सूत्रों को हम पढ़ते हैं। चूँकि करड़ी घातांक का ही सेक्शन है, तो करड़ी घातांक के नियम को फॉलो करता है, घातांक के नियम से संतुष्ट होता है। तो हम जानते हैं कि इसके नियम क्या क्या हैं। पहला नियम इसका कहता है कि यदि a की घात n हो और ये y के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में जब a की घात को हम ट्रांसफ़र करते हैं y की तरफ, तो ये y की घात 1/n के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की घात 2 बराबर 4, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, ये सबको पता है। लेकिन 2 4 के बराबर कब होगा? जब इसकी घात 4 के ऊपर जाके 1/2 के रूप में प्रदर्शित होने लगे, तो ये 2 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये तब बराबर होता है 2 4 के, जब 2 की घात 4 की घात में परिवर्तित हो जाए, लेकिन वो भिन्नात्मक रूप में, ठीक, यानी 1/2 के रूप में। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 4 बराबर 2, ये हमको पहले से ही पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी ये इस सूत्र को संतुष्ट कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र पे। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि हमारे पास a की घात x हो और दूसरी तरफ b हो, b की घात y हो, तो ऐसी स्थिति में a का मान सदैव b की घात y/x के रूप में होगा। यानी पहले नियम से हमको पता है कि जब भी करड़ी क्या करेगी, जब भी कोई भी पद अपनी घात का दूसरी दिशा में, दूसरे पक्ष में रूपांतरण करता है, क्या यार की बात करते हैं, यदि a की घात x बराबर b की घात y हो, तो a का मान कैसे हम निकालेंगे? अगर कहीं पे इस तरीके की कुछ भी संख्याएं लिखी हों, तो करड़ी का नियम यानी करड़ी का ये सूत्र कहता है कि a हमेशा b के बराबर तब होगा जब a की घात b की घात के हर के रूप में प्रदर्शित होगी। अर्थात ये पद हमारे पास है, अब यहाँ दूसरी तरफ b है, पहली तरफ a है, तो a b के बराबर तभी होगा जब a की घात b की घात y जो है, यानी b की घात के हर के रूप में प्रदर्शित हो, यानी कुछ इस प्रकार से हो जाए। वैसे भी पहला नियम कहता है कि जब घात एक दिशा से यानी एक तरफ से दाहिने साइड से बाईं तरफ जाती है, तो हमेशा वो हर के रूप में प्रदर्शित हो जाती है, यानी उसका प्रतिरूप प्रदर्शित होता है, तो तभी ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास है a की घात x बराबर b की घात y, तो a तब b के बराबर होगा जब b की घात y थी तो y/x हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ये कैसे बराबर होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीधे चले आते हैं एक एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि यदि हमारे पास 8 × 8 ये किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। तो 8 × 8 यानी हम इसको सीधे सीधे 8 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी तरफ 64 है, 64 का अगर हम गुणनखंड करें 2 के रूप में, तो 2 × 2 × 6 बार 2 का अगर हम गुणा कर दें तो ये 64 हो जाता है। यानी हम सीधे सीधे इसको घातांक के नियम से 2 की घात 6 लिख सकते हैं। ये दोनों ही घातांक के नियम हैं कि अगर हम विस्तृत पद हमारे पास है तो उस विस्तृत पद को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर सकें। तो घातांक के नियम से एक तरफ 8 की घात 2 हो जाता है और दूसरी तरफ 2 की घात 6 हो जाता है। अब चूंकि दोनों के आधार अलग अलग हैं, घातें भी अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 8 के बराबर तभी होगा जब 2 की घात 8 की घात में परिवर्तित हो जाए, लेकिन कहाँ पे, उसके हर के रूप में, यानी ये हमारे पास है। अब यहाँ पे ये 2 8 के बराबर तभी होगा जब 2 की घात 8 की तरफ चली जाए, और हमको पता है पहले नियम से कि जब घात दूसरी तरफ जाती है तो वो हर के रूप में प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे इसका अंश 2 था पहले ही, और वो 2 × 1/6 हो जाएगा, तो 2/6 हो गया, यानी 8 की घात 2/6 बराबर 2।
इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 के बराबर हुआ। अभी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। अब 8 की घात 2/6, चूँकि हमको पता है 2/6 अगर कहीं लिखा है तो 2 तिहाई 6, 1/3 लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 8 की घात 1/3। 8 की घात 1/3 ये बराबर किसके होगा, 8 की घात 1/3 का मतलब है कि घनमूल, 8 का घनमूल। और 8 का घनमूल हमेशा क्या होता है, 2 होता है। चूँकि हमको पता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा इसको संतुष्ट करने लगा। तो इसलिए ये करड़ी का दूसरा नियम है। दूसरे नियम के अकॉर्डिंग ये हमारा उदाहरण इसको संतुष्ट करता है। अब हम आ जाते हैं अगले नियम पे। अगला नियम क्या कहता है कि यदि, वही जो दूसरा नियम था कि अगर एक तरफ की घात कंप्लीटली यानी आधार पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाए तो अपनी घात को अगर वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करता है तो दूसरी तरफ का जो आधार है उसकी घात के रूप में परिवर्तित होगा, लेकिन वो हर के रूप में प्रदर्शित होगा। यहाँ पे क्या है, ये तीसरा नियम कहता है कि यदि हमारे पास वही हों, वही होने का मतलब क्या है कि जो पहले थे, यानी a की घात x बराबर b की घात y, वही पद हों, पुराने पद ही हों, तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा अपनी घातों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि अगर a की घात b की तरफ जाएगी तो वो b की घात 1/, के रूप में आएगी, और अगर b की घात a की तरफ आएगी तो वो भी 1/, के रूप में ही प्रदर्शित होगी, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब y किसकी घात है, b की घात है। x किसकी घात है, a की घात है। तो अब b की घात a की घात में परिवर्तित तभी हो पाई जब वो 1/, के रूप में आई, और a की घात b की घात में तब परिवर्तित हो पाई जब वो 1/, के रूप में आई। तो इस प्रकार से ये तीसरा सूत्र है, करड़ी का ये तीसरा सूत्र है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम जानते हैं इसके ऊपर अभी हमने देखा कि 2 की घात 6 बराबर 8 की घात 2 यानी 64 के बराबर होता है। तो अब 2 की घात 6 है, 8 की घात 2 है, तो 8 की घात को हम 2 की घात में बदल सकते हैं, 2 की घात को 8 की घात में बदल सकते हैं। लेकिन कब, जब 8 की घात 2 के ऊपर 1/2 के रूप में आ जाए, और 2 की घात जो कि 6 है वो 8 की घात 1/6 के रूप में हो जाए, तो ही एक दूसरे के साथ ये समान यानी सामंजस्य बना के रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को अगर हम देखें तो 2 की घात 1/2 का मतलब हो गया वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, और ये बराबर किसके हो गया, 8 के छठे मूल के बराबर हो गया, 8 के छठे मूल के बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम अगले सूत्र की। करड़ी का अगला सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, करड़ी के संकेतन है। यानी करड़ी के सवालों को जब हम हल करते हैं तो उसमें बहुत से सवाल सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, वही घुमा के पूछे जाते हैं, इसी रूप में पूछे जाते हैं। तो इसको हम सरल रूप में कैसे प्रदर्शित करें। पहले की बात करें तो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि यदि हमारे पास कोई भी पद हो करड़ी के अंदर, जैसे a है, करड़ी में a है, तो इसकी घात n है, यानी इसके ऊपर n है। n क्या प्रदर्शित कर रहा है, n इसके आर्डर को प्रदर्शित कर रहा है। a क्या है, a आधार है, यानी करड़ी में a, और ये किस आर्डर की करड़ी है, n आर्डर की करड़ी है। तो इसको हम सामान्य रूप से कैसे लिख सकते हैं, करड़ी हटाते हैं तो वही जो उसकी कोटि है वो 1/n के रूप में, यानी n कोटि है, आधार a है, तो a को हम a की घात 1/n के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे करड़ी में 2 है। अब यहाँ पे n नहीं दिख रहा हमको, तो इसका मतलब ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल का मतलब यहाँ पे 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो करड़ी है ये द्वितीय कोटि की है। अब इसको अगर हम सामान्य रूप में परिवर्तित करें तो ये 2 की घात 1/2 के रूप में प्रदर्शित होती है। ये पहला संकेतन है, करड़ी के संकेतन में ये पहला सूत्र है। दूसरे सूत्र की हम बात करते हैं। दूसरा सूत्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र कहता है कि यदि
पहले सूत्र में भी अगर पूरी की घात लगा दी जाए, यानी ये पहला सूत्र था हमारे पास करड़ी में ए, और वो किस कोटि का, यन कोटि का। अब इसके पूरे के ऊपर घात यन लगी हुई है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पूरे पद की घात है वो जब भी आएगी वो आधार के ऊपर लागू होती है। तो अब जब इसको हम अंदर ले जाते हैं करड़ी के अंदर, तो ये ए की घात यम में परिवर्तित हो जाती है। करड़ी हमारी पहले जैसी है, यन ऑर्डर की है, यन कोटि की है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जब ये परिवर्तित होगी सामान्य रूप में, करड़ी हटा दें, तो करड़ी हटाने पे हमको पता है कि अगर करड़ी यन कोटि की है तो ए की घात 1/n लिखते हैं। अब चूंकि ए की घात पहले से ही यम है, तो इसलिए जब भी हम इसको सामान्य रूप से लिखेंगे तो ए की घात यम गुणे 1/n, और यही परिवर्तित हो जाएगा ए की घात यम/n के रूप में। ये करड़ी का दूसरा संकेतन के रूप में सूत्र है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लें कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी पद है जो कि द्वितीय कोटि की करड़ी में है, और इस पूरे की घात 4 है। तो इसको अगर हम सामान्य रूप से परिवर्तित करें तो 2 की घात 4, और ये पूरा द्वितीय कोटि की करड़ी में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये 16 को प्रदर्शित करता है। तो सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं, करड़ी हटा दें तो 2 की घात 4 गुणे 1/2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये 2 दूनी 4 हो जाता है, यानी ये हो गया 2 की घात 2, यानी ये बराबर हो गया किसके, 4 के बराबर हो गया। यानी 2 की घात 4 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये सीधा सीधा हमारा उत्तर हो गया। यानी इसी को हम सूत्र रूप में लिखें तो अगर हमारे पास करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 और इसकी घात 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 और करड़ी लगी रहे, और 2 की घात 4 16 को प्रदर्शित करता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी करड़ी में ये 16 हो गया, और करड़ी में 16 यानी 16 का वर्गमूल तो 4 गुणे 4 यानी 16 होता है। तो इसका मतलब ये 4 को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके के अगर हमारे पास कोई सवाल आए तो इसको हम इस सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले सूत्र पे। अगला सूत्र क्या कहता है कि अगर 2 अलग अलग आधार की करड़ी हों लेकिन करड़ी की कोटि समान हो, जैसे यहाँ पे ए और बी 2 अलग अलग संख्याएं हैं, 2 अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन करड़ी में हैं, करड़ी के ऊपर यन लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों की जो कोटि है वो समान है। समान कोटि है, संख्याएं अलग हैं, तो दोनों को हम एक करड़ी में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ये a इंटू बी करड़ी में, और करड़ी का आर्डर क्या है, यन है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास करड़ी में 2 है, ठीक, और दूसरी करड़ी में 3 है। चूँकि दोनों ही करड़ी समान क्रम की हैं, समान कोटि की हैं, समान आर्डर की हैं, यानी दोनों ही वर्गमूल को प्रदर्शित कर रही हैं, तो संख्याएं भले ही अलग हों लेकिन समान अगर कोटि की करड़ी है तो इसको हम एक करड़ी में लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, यानी इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 6, ठीक। तो ये हमारे पास तीसरा सूत्र था, यानी अगला सूत्र था। अब इसी प्रकार से हम अगले सूत्र की बात करते हैं, और यही सूत्र हमने जो है घातांक में भी देखा। करड़ी के ये सूत्र घातांक में भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। अब हम अगले सूत्र की बात करें जो ये प्रदर्शित करता है अंश और हर के रूप में, यानी यही ऊपर वाला जो सूत्र हमारे पास है, इसी को अगर हम गुणा के रूप में ना लिखकर भाग के रूप में प्रदर्शित करें, यानी समान आर्डर की करड़ी है लेकिन संख्याएं अलग हैं, यानी nth ऑर्डर की करड़ी ए, nth ऑर्डर की करड़ी बी, दोनों को अगर एक दूसरे से भाग कर दिया जाए, तो चूंकि यहाँ पे करड़ी
करड़ी का जो क्रम है वो समान है, करड़ी की कोटि समान है, लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं। तो इसको हम सामान्य रूप से ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब जब b ऊपर जाएगा तो इसका जो क्रम है वो निगेटिव हो जाएगा। a की घात n यानी nth ऑर्डर की करड़ी a है। अब b जो है वो पॉजिटिव था हर में, लेकिन अंश में अगर वो आता है तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए n जो है माइनस हो जाएगा। अब वही पुराना सूत्र हम अप्लाई कर देते हैं कि चूंकि हम करड़ी हटा रहे हैं तो वो उसका आर्डर उसकी घात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, a की घात 1/n और दूसरा b की घात 1/-n। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे क्या कि a की घात n ठीक है, a की घात 1/n और b की घात -1/n के रूप में ये प्रदर्शित हो जाएगा। अब अगला सूत्र है, ये अलग सूत्र है कि कहीं पे अगर हमारे पास लिखा हो a की घात 0, तो a की घात 0 को हमने देखा था कि घातांक का नियम क्या कहता है कि कोई भी आधार हो, उस आधार की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा। इसके लिए हम इसी सूत्र से इसका क्या बोलते हैं डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास a b की जगह पद समान होते यानी a ही होता, तो a होने की स्थिति में हम इसको दिखा सकते हैं कि a की घात 0 होती है। कैसे? अब यहाँ पे जब b की जगह a हो जाए तो b की जगह जब a हो जाएगा तो चूंकि पद अब दोनों संख्याएं समान हो गई, घातें जो है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो घातांक का नियम कहता है कि समान आधार की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको हम जोड़ देते हैं, a की घात 1/n माइनस 1/n, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और a की घात 0 हमेशा 1 के बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर हम करड़ी में a लिखें बटे करड़ी में a लिखें तो ये एक दूसरे को काटने पे एक ही आता है। इसी को सॉल्व करते हैं तो यही a की घात 0 को भी प्रदर्शित करता है। तो चूंकि दोनों का मान 1 है तो इसलिए हम सीधा सीधा लिख सकते हैं a की घात 0 बराबर 1। अब अगले सूत्र पे आ जाते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है कि यदि आधार अलग अलग हो यानी करड़ी के अंदर की संख्याएं अलग अलग हों और भिन्नात्मक रूप में हों, तो दोनों करड़ियों का क्रम यदि समान हो तो दोनों को हम एक ही करड़ी में प्रदर्शित कर सकते हैं। अलग अलग करड़ी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे करड़ी में a बटे करड़ी में b दोनों का क्रम n है, तो ऐसी स्थिति में a बटे b और पूरे के ऊपर हम करड़ी लगा के n लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा अगला नियम करड़ी का। अब आते हैं हम अगले नियम पर। करड़ी का अगला सूत्र क्या कहता है कि यदि करड़ी के अंदर भी करड़ी हो और करड़ी के अंदर भी करड़ी होने पर दोनों करड़ियों का जो क्रम है कोटि है वो अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे, इसमें कौन सा नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पे सूत्र लिखा गया है कि करड़ी में a और ये जो करड़ी है a ये यम ऑर्डर की है और इस पूरे के ऊपर करड़ी लगी हुई है उसका ऑर्डर n है। तो दो अलग अलग करड़ी हैं लेकिन संख्या एक ही है और दोनों करड़ियों का जो क्रम है वो अलग अलग है, एक का यम है दूसरे का ऑर्डर n है। तो ऐसी स्थिति में इसका सामान्यीकरण करते हैं, सरलीकरण करते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाली करड़ी हटाते हैं। अंदर वाली करड़ी हटाने पे हम पाएंगे क्या कि a की घात 1/m हो गया और बाहर वाली करड़ी का कोटि n है। अब बाहर वाली करड़ी जब फिर से हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर 1/n आया। अब चूंकि हमको पता है कि घातें आपस में एक दूसरे से गुणा कर जाती हैं, तो अब संख्या तो एक ही है तो घातें अलग अलग हैं, तो a की घात 1/m गुणे a की घात 1/n। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं a की घात 1/mn। और सीधे सीधे फिर से इसको अगर हम ट्रांसफ़र करें करड़ी के रूप में तो दो करड़ी को एक करड़ी में परिवर्तित कर दिया गया और करड़ी का जो ऑर्डर था वो दो अलग अलग ऑर्डरों का गुणनफल हो गया यानी m गुणे n।
पहले क्या था कि पहली करड़ी का आर्डर n था, दूसरी करड़ी का आर्डर m था। अब जब दोनों को एक करड़ी में परिवर्तित किया गया तो आर्डर m इंटू n यानी m गुणे n हो गया। ठीक, इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे करड़ी में मान लीजिए हमारे पास है 4 और इसके ऊपर भी करड़ी लगा दें और ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। तो क्या करें, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4 की घात 1/2 और पूरे के ऊपर करड़ी लगी हुई है यानी घनमूल निकालना है। अब इसको हम क्या करें, अब इसको हम इसको हम अगले क्रम में क्या लिखेंगे करड़ी फिर से हटाएंगे तो 4 की घात 1/2 था पहले ही अंदर और ऊपर घनमूल वाली करड़ी थी। तो अगर उस करड़ी को हम हटाते हैं तो इस पूरे की घात 1/3 हो जाती है और इस प्रकार से 4 की घात 1/2 गुणे 1/3 हो गया। तो इसका मतलब 4 की घात 1/2 गुणे 3 यानी 6 हो गया। अब इसको हम सीधा सीधा लिखें तो ये एक करड़ी में परिवर्तित हो जाएगा 4 और ये 6 यानी छठा मूल, 4 का छठा मूल हमको निकालना है। तो इस प्रकार से सवालों को हम हल करते हैं। अब हम आते हैं अगले सूत्र में। अगला सूत्र कहता है कि यदि दो समान संख्याएं हों लेकिन उनकी करड़ियों का क्रम अलग अलग हो और दोनों के बीच का जो गुणनफल है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे ये हमारे पास संख्या है, nth ऑर्डर की करड़ी है, ये भी m ऑर्डर की करड़ी है, लेकिन संख्याएं a ही हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका सबसे पहले हम सामान्य रूप परिवर्तित करते हैं, करड़ी हटा लेते हैं तो a की घात 1/m हो जाएगी और दूसरी करड़ी से a की घात 1/m हो जाएगी। अब चूंकि दोनों संख्याएं समान हैं तो घातांक का नियम कहता है कि यदि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ पे घातों को अगर हम जोड़ देंगे तो 1/n धन 1/m में ये परिवर्तित हो जाएगा और इसको फिर हम देखेंगे कि a की घात m धन n/mn हो गया। अब चूंकि यहाँ पे a की घात का जो आधार है वो mn है, चूंकि हमने पहले ही पढ़ा है ट्रिक कि किसी करड़ी का क्रम हमेशा उसकी घात का हर ही प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अगर हम देखें इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की घात m + n/mn। तो ये mn ये करड़ी का आर्डर हो गया, तो इसलिए हम इसको करड़ी में a की घात m धन n और इसके करड़ी का आर्डर m × n हो जाएगा। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र हमारा करड़ी का क्या कहता है कि करड़ी में a करड़ी में a और दोनों की घातें यानी दोनों का जो क्रम है वो समान है यानी n कोटि के हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस हो जाएगी और घातें आपस में जुड़ने के बाद ये a की घात m - n के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में mn इस करड़ी की कोटि हो जाएगी। तो इसलिए a की घात m - n और करड़ी के ऊपर m × n लिख देंगे तो ये mn करड़ी यानी mn ऑर्डर की करड़ी को प्रदर्शित करता है। तो ये रहे इससे संबंधित सूत्र। इन सूत्रों को आप ध्यान से पढ़िए और लिखिए। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे, इससे संबंधित कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कि x y z का एक से बड़ा वह न्यूनतम धन पूर्णांक बताएं जिसके लिए ये दिया गया है, जिसके लिए करड़ी एक पूर्णांक हो जाए। ये दिया गया सवाल है। अब इसको हम हल करते हैं तो करड़ी का सामान्य नियम पहले अप्लाई करते हैं कि करड़ी में ये संख्या लिखी है x y की घात 2 z की घात 3, y की घात ऋणात्मक है z की घात धनात्मक है। तो इसको अगर हम बटे के रूप में लिखें
तो इसका सामान्यीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये बटे में आ गया। अब क्या करते हैं, करड़ी हटा लेते हैं। सबसे पहला काम करड़ी हटाएंगे, क्योंकि वर्गमूल है। अंश में द्वितीय कोटि की करड़ी है और हर में तृतीय कोटि की करड़ी है। तो इस प्रकार से जब करड़ी हटाएंगे तो उसकी घात 1/2 हो जाएगी अंश की, और हर की घात 1/3 हो जाएगी। और चूंकि इस करड़ी के ऊपर भी -1 पावर लगी हुई है, तो इसको हम और सरल करते हैं। सरल करने के बाद हम पाएंगे क्या कि चूंकि घात है तो ये घात 1/2 अंश के हर एक पद में गुणा हो जाएगी। तो इसलिए x की घात 1/2, y की घात पहले से -2 थी, -2 गुणे 1/2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। z की घात 3 थी पहले ही, तो 3/2 हो गया। और चूंकि हर माइनस पावर 1 में है तो ये अंश में आ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इसकी घातों को भी हम एक दूसरे से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, चूँकि इसकी घात एक करड़ी हटने के बाद 1/3 थी, तो इसलिए x गुणे 3, x की घात 3 गुणे 1/3 से x हो गया। y की घात पहले से 2 थी, ऊपर 1/3 है तो y की घात 2/3 और z की घात -1 हो गई। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम अलग अलग अगर तोड़ें तो इसका कुछ रूप इस प्रकार से प्रदर्शित होगा कि x की घात 1/2, y की घात -1 और ये +2/3, z की घात -1, यानी x, y, z चूँकि समान संख्याएं हैं, इनकी घातों को आपस में अगर हम जोड़ लें तो x की घात 3/2, y की घात -1/2 और z की घात 1/2 हो जाती है। और इस प्रकार से ये x की घात 3 और पूरे की घात 1/2 हम लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 1/2, इसलिए x की घात 3 और पूरे की घात 1/2, यानी इसका वर्गमूल हम ले सकते हैं। ऐसे ही z का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और चूंकि y की घात ऋणात्मक है इसलिए इसको हर में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, z का मान रखेंगे। चूँकि यहाँ पे घात 3 है तो अगर हम 3 की घात है क्रम से अलग अलग संख्याओं को लेते हैं तो 2 को जैसे मान लीजिए ले लिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल नहीं निकलता। 3 को ले लिया 27 हो गया, 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है। मतलब सामान्य रूप से प्रकृत संख्याओं या परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं आता है। तो हम क्या करें, 4 लेते हैं। जब 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64 मिलता है। तो ये हमारे पास 64, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। ऐसे ही दूसरा z का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। और नीचे y है तो y का घनमूल निकालना है, तो अगर 8 लिख दें क्रम से अलग अलग संख्याओं के रखने पर हमको 8 मिलता है। तो इसलिए ये सब एक पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं। इसका मान 2, इसका मान 2, इसका मान 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक संख्या है और 1 से बड़ी भी है। तो ये पहला सवाल हो गया हमारा। और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि यदि a की घात b हो और b की घात a हो तो सिद्ध करें a/b की घात a/b और b, ये एक a/b की घात a/b बराबर a की घात a/b -1 होगा। इसके लिए सीधा सीधा सवाल लगाते हैं। चूँकि हमको पता है कि घातों का हम रूपांतर, घातों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चूँकि अभी ऊपर सूत्र में हमने पढ़ा। अब a की घात को अगर हम b की तरफ ले जाते हैं तो वो 1/b के रूप में जाती है। तो इसलिए हम a बराबर b की घात a पहले से है इंटू 1/b के रूप में लिख सकते हैं। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो b की घात 1/b हो गया। अब a बराबर b की घात 1/b हो गया। अब हम क्या करें, चूँकि हमको निकालना क्या था, a/b की घात 1/b, तो a/b और ये बराबर किसके होगा, इसको हम ले लेते हैं। तो a की घात 1/b और b की घात a/b।
अब ए यहाँ पे हमको मिल चुका है कि b की घात 1/b का मान a है, तो यहाँ पे हम a रख सकते हैं। इसको हमने a रख दिया, a की घात 1 है और ऊपर a की घात 1/a/b है। अब हर से अंश में ले जाएंगे तो a की घात -1 हो जाएगी और घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो a की घात a/b -1 हो जाएगा। इसलिए इसको अगर हम और सॉल्व करें तो a/b की घात 1/a/b ये बराबर हो जाएगा, यही हमको सिद्ध भी करना था, a की घात a/b -1, और ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो यानी सामान्य सूत्र जो अभी हमने पढ़े, घातों को हम कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं, और अगर हर में है तो हर से अंश में लाएं तो घातें किस प्रकार से धन से ऋण में बदल जाती हैं, और यदि घातांक के नियम से आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इन सूत्रों का पालन करते हुए ये प्रूव हो जाता है कि a/b पूरे की घात a/b बराबर a की घात a/b -1 होगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास कि करड़ी में z की घात 6 और इस करड़ी का आर्डर है 4p। करड़ी के अंदर क्या है, z की घात 6 और इसका आर्डर क्या है 4p। ऐसे ही बटे z की घात -5 इसका आर्डर 2p है का सरलतम रूप होगा, यानी इसको सॉल्व करना है, इसके सरलतम रूप के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो इसमें सामान्य नियम को लगाते हैं, करड़ी हटाते हैं, करड़ी हटाने के बाद z की घात 1/4p हो जाएगी और बटे z की घात जो -5 थी उसकी पूरी की घात, चूँकि करड़ी की कोटि 2p थी तो ये इसलिए इसकी घात 1/2p हो जाएगी। अब चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि z ऊपर भी है z नीचे भी है, केवल घातों में अंतर है, तो क्या करेंगे कि नीचे के पद को ऊपर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक है, ऊपर जाके धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक होने के बाद चूंकि आधार अब समान हो गए तो घातांक का नियम कहता है कि आधार यदि समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से घातों को हम जोड़ देंगे तो z की घात 4/p मिल जाती है। और इस प्रकार से अगर हम इसको z की घात 4 में परिवर्तित करें तो p क्या है, p यहाँ पे करड़ी की कोटि है तो इसको करड़ी के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी इसको हमने क्या किया, इस रूप में परिवर्तित किया है, z की घात 4 × 1/p। अब चूंकि p हर में है तो इसलिए p उस करड़ी की कोटि को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि करड़ी की कोटि p है तो इसलिए हम करड़ी लगा देते हैं, तो ये इसका सरलतम रूप हो जाता है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ सवालों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए